माननीय कृष्ण गोपाल जी, माननीय महेश चंद्र शर्मा जी, समीम अंसारी जी, colleagues here and students audience. इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा मेरे से लिए स्कोप नहीं छोड़ा है। कहानी शुरू होती है 1857 में। जो लास्ट मुगल बादशाह थे उनको जब भेज दिया गया बर्मा, कहानी वहाँ से शुरू होती है। दैट सिम्बोलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ द एलीट स्ट्रक्चर। उस समय तक क्या था, चेंज तो हो गए थे, 1757 के बाद से ही चेंज आने शुरू हो गए थे, लेकिन एक कल्चरल फॉर्म में जो बहादुर शाह जफर थे, दैट सिम्बोलाइज ए ट्रेडिशनल एलीट स्ट्रक्चर। क्या था उसमें, जो अशराफ मुस्लिम्स थे, जो बाहर से आए थे, जो अपने को अरेबिक के साथ जोड़ते थे, उस संस्कृति के साथ, मुश्किल से 2.5 से 3% उनकी आबादी थी। अभी 2-3 साल पहले जो गुजरे आर्कियोलॉजिस्ट कम सोशियोलॉजिस्ट लाल साहब 105 की उम्र में, उनका ये आंकड़ा है कि 2.5 से 3% आउटसाइडर्स अरब से ओवर द 700-800 ईयर्स वो आए थे। अशराफ जो थे, जो अरेबिक संस्कृति से अपने को जोड़ते थे, लीनियज वहाँ से ड्रॉ करते थे। तो इनका ऊपर का स्ट्रक्चर था, और जो हिंदू एलीट थे, जो कन्वर्ट हो गए थे और जो नहीं भी कन्वर्ट हुए थे, वो इस एलीट स्ट्रक्चर के हिस्सा थे। तो दिस वाज द ट्रेडिशनल एलीट स्ट्रक्चर। 1857 के बाद इसमें ब्रेकडाउन आ गया, ये टूटा, क्योंकि उसके बाद फिर कॉलोनियल स्टेट इन इट्स क्लासिकल फॉर्म वो आया। तो यहाँ से हम देखते हैं डेवलपमेंट शुरू होता है। क्योंकि अगर हम सर सैयद अहमद खां को सुने, 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हो रहा है, और 1887 में अलीगढ़ के अंदर, पटना के अंदर में, बिजनौर के अंदर में, जहाँ जहाँ उनके पब्लिक भाषण हुए हैं, उसमें वो साफ कह रहे हैं ही वांटेड ए पॉलिटिकल पैरिटी विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ये मांग कर रही थी कि ब्रिटिश पैटर्न पे जो हम उनके यहाँ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से, यानी वन मैन वन राइट टू वोट, वो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में वही संस्थाएं इसी तरीके से काम करें, जो मॉडरेट कांग्रेस थी वो मांग कर रही थी। जैसे जैसे उनकी मांग ये बढ़ती गई, वैसे वैसे सर सैयद अहमद खां जब तक वो जीवित थे, 1899 में उनकी मृत्यु हो रही है, उनका अपोजिशन बढ़ता जा रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ। और वहां पे वो मांग कर रहे हैं कि मुस्लिम, वो मुस्लिम कह रहे हैं, वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार मुस्लिम, और बार बार रेफरेंस दे रहे हैं सऊदी अरेबिया का अरेबिक। डिटेल्स में जिनको दिलचस्पी होगी, मेरी किताबें हैं, उसमें आप आंकड़े सहित पूरा देख सकते हैं, साइटेशंस, कोटेशंस वगैरह वगैरह। तो वो बार बार पॉलिटिकल पैरिटी की मांग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं मुसलमान एक सेपरेट कौम है और हिंदू एक सेपरेट कौम है, और वो ये कह रहे हैं कि एक हिंदू के बराबर 4 मुसलमान का वोट होना चाहिए फॉर पॉलिटिकल पैरिटी, क्योंकि मुसलमानों की आबादी भारत में कम है। ये उनकी मांग थी। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और मुस्लिम लीग की स्थापना और उसका रिकॉग्निशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट। ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट का पैट्रनेज उसको मिलता है, सपोर्ट मिलता है, उसका एक्सटेंशन है मुस्लिम लीग जो है। और उसके बाद 1909 में ये जो मांग थी, वो सेपरेट इलेक्टोरेट के तौर पे हम देखते हैं, जिसकी चर्चा माननीय महेश चंद्र शर्मा जी कर रहे थे। वो वहां से कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हो जाती है, उसको एक संवैधानिक रूप मिल जाता है। जब छूट के आते हैं जेल से, और जिसके बाद वो कहानी शुरू होती है, जैसा इन्होंने कहा, 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ है, दिस वाज ए ब्लंडर। अभी तक गोखले के लीडरशिप में और बाद में जो मॉडरेट कांग्रेस थी, उन्होंने कभी भी इस सेपरेट इलेक्टोरेट को, और जो उनकी पॉलिटिकल पैरिटी की मांग थी मुस्लिम लीग की या सर सैयद अहमद खान की, उसको कभी मान्यता नहीं दी। प्राइवेट लेटर्स में लिख रहे हैं गोखले, आई हैव गॉन थ्रू दोज लेटर्स, 3 मूर्ति में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे डॉक्यूमेंट्स और वो
एडिटेड वॉल्यूम में इनके पढ़े हुए हैं। या नंदा की जो किताब है, जो डायरेक्टर थे, फाउंडिंग डायरेक्टर तीन मूर्ति की, उसमें ये लेटर सब सारे आ रहे हैं, किसी को दिलचस्पी हो तो वो देख सकते हैं। उसमें वो लिख रहे हैं कि अब इनको मान्यता मिल ही गई है 1909 में, तो इसको एक ठीक है, कांग्रेस को अब मजबूरी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रही थी टिल 1916। 1916 में क्या हो रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वगैरह सारे की बात चल रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने की कगार पे था, और तिलक को लग रहा था कि लेट्स हैव सम डोमिनियन स्टेटस, हमें कुछ मिल जाए। तो वो एक यूनाइटेड फ्रंट फेस करना चाह रहे थे। तो जो ब्रेकडाउन हुआ था 1857 के एलीट स्ट्रक्चर में, उसको उन्होंने फिर पैचअप करने की कोशिश की थी, जिसको बाद में 1924 में मैंने कहीं जिक्र किया है अपने इस परिचय में। लाजपत राय कह रहे हैं कि ये पैचअप वर्क जो था 1916 का, वो ब्लंडर था, क्योंकि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे तिलक, वो उनको मिला नहीं, क्योंकि एक छोटा सा रिफॉर्म्स था बिगिनिंग ऑफ द जो डेमोक्रेसी 1920-21 के बाद से आनी शुरू हुई धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि पहला चुनाव 1892 का आ रहा है, जहाँ पे एक बहुत नैरो टाइनी सेगमेंट ऑफ इलेक्टोरेट उनको वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स में, जहां पे चुनाव होते थे म्यूनिसिपैलिटी के उसमें। तो ये दूसरा कदम ब्लंडर था। पहला जो मेजर ये था 1916 का, एक्सेप्ट कर लिया। अब ये जो एक्सेप्टेंस था माइनॉरिटी राइट्स, इसको इंडियन वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म, इसको फिलॉसफी में जामा पहचाना शुरू किया। जो आज एकेडमिक्स के अंदर देख रहे हैं कि डिबेट्स हो रहे हैं, ये 1916 का कांग्रेस का एक्सेप्टेंस है सेपरेट इलेक्टोरेट को, जिसको जामा दिया गया इंडियन वर्जन ऑफ और इंडियन सेक्युलरिज्म, जो यूरोपियन सेक्युलरिज्म से एंटायरली डिफरेंट है। यानी कि माइनॉरिटी राइट्स बेस्ड ऑन रिलीजन, धर्म के आधार पे जो माइनॉरिटी राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया गया। इसके बाद गांधी ने जब देखा कि ये ब्लंडर हो ही गए हैं, भीतर से समर्थन में नहीं थे, पब्लिक में कुछ नहीं बोले, प्राइवेट में बोल रहे हैं कि ये गलत एग्रीमेंट, वो एक्सेप्टेंस हुआ है तिलक ने जो किया है। पब्लिक में तो ब्लंडर के बारे में लाजपत राय ने 1924 में लिख दिया था पुरुषोत्तम ठाकुर दास को लेटर में, वो डॉक्यूमेंट्स हैं पड़े हुए। गांधी ने क्या किया था, जो खिलाफत आंदोलन का जिक्र इन्होंने किया, उसमें उन्होंने कोशिश की कि मुस्लिम एलीट का, इंडियन मुस्लिम एलीट का और मुस्लिम एलीट का एक छोटा सा सेक्शन वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े। गांधी ने ये कोशिश की थी उस एलीट स्ट्रक्चर को फिर से अपने साथ लाने की, वो सफलता नहीं मिली। उसके बाद आता है 1928, 27, 28 का डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं नेहरू कमेटी रिपोर्ट्स। उसमें सेक्रेटरी जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, उसके जो चेयरमैन थे वो मोतीलाल नेहरू थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो थे वो अंसारी थे, एम.ए. अंसारी थे। अब वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि एम.ए. अंसारी का, मुझे 20 मिनट्स के लिए इन्होंने इजाज़त दी है, तो वो मैं बता देता हूं बुलेट पॉइंट्स में कि अंसारी जी ने जब प्रेसिडेंशियल एड्रेस था, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कानून की सहायता लेके उस डिस्ट्रक्टिव जो आने वाला था एलीट स्ट्रक्चर मुस्लिम लीग का, उसको तोड़ने की कोशिश की थी। और वो कह रहे हैं एम.ए. अंसारी अपने पब्लिक लेक्चर में, द ट्रू सेफ गार्ड ऑफ द माइनॉरिटी इज द गुडविल ऑफ द मेजॉरिटी। दूसरा वो कह रहे हैं विच कम्स, जो गुडविल जनरेट होता है मेजॉरिटी का, वो कम्स फ्रॉम द ट्रस्ट द माइनॉरिटी क्रिएट्स थ्रू, विद इन कोट में उनको साइट कर रहा हूं, पैट्रियोटिज्म, पब्लिक स्पिरिट एंड डिवोशन टू द कंट्री। क्योंकि आप बार बार जो उस समय तक का इतिहास हो रहा था, जो डोमिनेंट हिस्टोरियोग्राफी बन रही थी, जो एलीट की प्रॉब्लम थी, कॉम्पिटिशंस था, जेलसी थी, एक लॉस का फीलिंग हो रहा था, लॉस ऑफ द पॉलिटिकल पावर, उसको कंपनसेट करने के लिए वो पैरिटी की मांग कर रहे थे, रैडिकलिज्म शो कर रहे थे,
और जो गरीब मुसलमान था, जिसे आज हम पसमंदा के नाम से और जिनको सुनेंगे, इनको छोड़ दिया गया था। पावर स्ट्रक्चर में, मैनेजमेंट में इनसे कोई नहीं पूछा गया था, बट मुसलमान धर्म के नाम पे इनको साथ जोड़ने की कोशिश की गई थी। और जो लीडरशिप थी टोटल, वो फ्यूडल डोमिनेंट एलीट लीडरशिप थी, जो अपना लीनियज ड्रॉ कर रही थी सऊदी अरेबिया से। उसके रिएक्शंस में एम ए अंसारी साहब 1928 के भाषण में ये कह रहे हैं, पैट्रियोटिज्म, पब्लिक स्पिरिट एंड डिवोशन टू द कंट्री। और इसके बाद जो कह रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ पब्लिक में, यानी 1909 के बाद से लेके 1928-29 तक की 20 साल का जो पीरियड है, इसमें पहली दफे एक ब्रेकग्राउंड पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आया है और एक मुसलमान के द्वारा आया है। एक एम ए अंसारी साहब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो बता रहे हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूं उनके भाषण से, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स are bounties on inefficiency। ये इंपॉर्टेंट चीज है। The more a minority has of them, the more it will need। आप उसको क्रचेस दे रहे हैं। एक सक्षम व्यक्ति को अगर आप क्रच दे दें तो वो लड़ना भूल जाता है, जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट वो आगे कह रहे हैं। एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द bracing spirit of free competition by the charitable provisions of the constitution। और इसका असर क्या हो रहा है वो इसमें बता रहे हैं। It will sink them deeper and deeper into ignorance, fanatism and sloth to be stifled ultimately। उसका consequences वो बता रहे हैं कि इसका ये कंसिक्वेंसेस होगा। इस चीज को खत्म करके वो रिकमेंड ये कर रहे हैं, और बाद में एलीट स्ट्रक्चर नहीं टूटा, जिन्ना बाद में उसको रिकवर कर लिए, बीच में झटका जरूर लगा था। वो ये था कि जहां पे जरूरत होगी जिन जिन स्टेट्स में, वहां पे उस प्रोपोर्शन में उनके लिए हम रिजर्वेशन कर देंगे। लेकिन जहां पे वो मेजॉरिटी में है, जैसे पंजाब और बंगाल खासकर जहां मेजॉरिटी में है, या और जो स्टेट्स जहां मेजॉरिटी में है, उन स्टेट्स में हम उनके लिए रिजर्वेशन नहीं करेंगे धर्म के आधार पे, उनको जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे वो माइनॉरिटी में है, जिस प्रोविंस में जहां जरूरत है, वहां पे प्रोपोर्शन टू द मुस्लिम पॉपुलेशन वो हम रिजर्वेशन करेंगे। अब यहां पे जिसे कहते हैं द अंपायर स्ट्राइक्स बैक, तो द जिन्ना, मोतीलाल नेहरू को बहुत होप था जिन्ना से। जिन्ना उस समय यूरोप गए हुए थे, वापस आए जनाब और इसको रिजेक्ट कर दिया। मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट तो जरूर दिया जो मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन उसमें एक लूपहोल्स छोड़ दिया था। वो डिसाइसिव लीडरशिप नहीं थी। वो जो कमी थी वो बेटे में भी, जवाहर जी में झलक रही थी। जो पटेल में डिसाइसिव लीडरशिप थी वो नेहरू में नहीं थी, क्योंकि सेक्रेटरी थे और सिग्नेटरी थे। वो सेक्रेटरी थे उस मोतीलाल नेहरू कमेटी के और सिग्नेटरी थी। उसमें वो लूपहोल क्या छोड़ा था मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट में, कि एज पर द कंसेंसस एंड द मेजॉरिटी दैट डिसाइड्स, वो कह रहे हैं कि इस मकान में एक भी ईंट निकलेगी तो ये मकान गिर जाएगा। जो नेहरू कमेटी रिपोर्ट पूरा डिफाइस था, लेकिन फिर उसके बाद वो लूपहोल्स छोड़ रहे हैं कि एज पर द कंसेंसस एंड द मेजॉरिटी व्यू। अब यहां पे सारा उसको, जिन्ना वॉज द बेस्ट लॉयर ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट। जिन्ना जब तिलक के लॉयर थे 2 दफे। जिन्ना जब जीते थे तिलक के लिए, तिलक जेल नहीं गए। जब जिन्ना हार गए तिलक के लिए, तिलक जेल गए मंडाले, 6-7 साल के लिए गए। He picked up this loopholes and used it to the hilt। क्या यूज किया? उन्होंने कहा कि 33%, यानी कि मेजॉरिटी, मोर देन द मेजॉरिटी, हमारी
25% पॉपुलेशन है मुस्लिम की, और उसमें यह पसमंदा का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, उसमें कोई डिवीजन नहीं हो रहा है। उसमें प्रोजेक्ट ये किया जा रहा है कि पूरी मुस्लिम कौम जो है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है और हम सब साथ हैं। जो जिक्र माननीय महेश जी ने किया कि कैसे डिवीजन था, उसमें जो सारे आए थे, मोमिन्स कॉन्फ्रेंस आए थे, उसका जिक्र नहीं हो रहा है। द प्रेजेंटेशन इज, एंड ऑफ कोर्स द कॉलोनियल स्टेट हैज द सपोर्ट। उसमें एक पहलू और जोड़ना चाहूंगा, 33% के अलावा जो मांग थी कि जिन्ना हैड ए मैसिव सपोर्ट ऑफ द बिजनेस हाउसेस। 29 मुसलमानों के चैंबर्स ऑफ कॉमर्स थे, इंक्लूडिंग मोमिन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, कच्ची चैंबर्स ऑफ कॉमर्स जो कच्छ का था, केरल के जो थे मालाबार चैंबर्स ऑफ कॉमर्स बंगाल का था। ये जो पहलू है बिजनेस हाउसेस के, जो मुस्लिम बिजनेस हाउसेस थे, इसको हम इतिहास में इग्नोर कर देते हैं। इस पहलू को भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। उसका नतीजा क्या हुआ कि ये मुस्लिम चैंबर्स जो थे 1945 में ये बना रहे हैं मुस्लिम चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, एंड डायरेक्टली फंडिंग एंड लिंकिंग देमसेल्व्स विद द मुस्लिम लीग, which gave boost to Jinnah, made him a successful in keeping the elite structure intact। और साल भर 11-12 महीने में हम देखते हैं कि 46 के ऑनवर्ड्स, 45 के बाद से व्हील ऑफ द हिस्ट्री बिगिंस टू अनफोल्ड फॉर इंडिपेंडेंस। कैबिनेट मिशन के साथ साथ वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो डिटेल्स है हिस्ट्री के, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और ये सारी चीजें, वो मेरी जो किताब है उसमें इसका जिक्र है कि कैसे ये सारी चीजें कॉलोनियल स्टेट अनफोल्ड कर रही है और एक्सपेडाइट कर रही है इस प्रोसेस। जिन्ना गॉट द हिंट एंड देन ही स्ट्रेट वे बिगिंस विद द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्ट एक्शन। तो मैं यहीं पे रुकता हूं। थैंक यू वेरी मच सर।